तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए चैप्टर में। मैं पंकज स्वागत करता हूं आपको मैथ्स एंड पंकज में। आज हम पढ़ेंगे सेट सेट जिसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। ये चैप्टर अपने आप में ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसे पढ़ने के बाद ही आपको जो सेकंड चैप्टर है वो समझ में आएगा। ठीक है, समुच्चय क्या होता है। समुच्चय पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे सेट एंड दियर रिप्रेजेंटेशन, यानी कि समुच्चय होता क्या है और इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट को हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हम ये पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो क्या होगा, देखो किसको कहोगे सेट, एक इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट पेज पे देखो मैं बताता हूँ क्या होता है कि इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताई जाती है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। देखो इसमें एक वर्ड आया है सुपरिभाषित। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ठीक है, ये जो वर्ड है वेल डिफाइंड, इसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। अगर मैं इस वर्ड को हटा दूं, आप इस वर्ड को मत पढ़ो, तो क्या वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित को मत पढ़ो, आप ऐसे पढ़ो वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो वस्तुओं के संग्रह को, जैसे वस्तु बुक्स है, बुक्स का कलेक्शन बना लो आप 10th की 11th की 12th की सभी बुक्स ले आओ, उनका कलेक्शन कर लो, क्या वो सेट हो जाएंगी? क्या आप उसको सेट कहोगे? नहीं भाई, उसको आप सेट नहीं करोगे। सुपरिभाषित का मतलब क्या आता है? सुपरिभाषित का मतलब होता है जो सभी के लिए वैलिड है। वैलिड होने का मतलब क्या है, जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे ये एक लड़का है जिसका नाम है मोनू, और ये एक लड़का है जिसका नाम है सोनू, और ये एक लड़का है जिसका नाम है टिंकू। अब इन तीनों से पूछा गया कि बताओ अपने अपने फेवरेट जो सेलिब्रिटी है, स्टार है, एक्टर है, वो क्या है। तो मोनू, इनसे पूछा गया अपने दो फेवरेट एक्टर्स बताओ, तो मोनू ने क्या बोला? मोनू ने बताया आमिर खान। ठीक है, आमिर खान। इसने एक बोला सलमान खान। ठीक है, एग्जाम्पल है। इसने बोला आमिर और सलमान मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। सोनू से पूछा गया भाई तुम्हें कौन से जो एक्टर अच्छे लगते हैं, तो उसने बोला देखो मुझे एक्टर तो अच्छे नहीं लगे, लेकिन एक्ट्रेस अच्छी लगती है। उसने बताया आलिया भट्ट। हाँ भाई, आलिया भट्ट अच्छी। दूसरी करीना कपूर। ठीक है भाई। एक है टिंकू, इससे भी पूछा गया भाई तुझे क्या अच्छा लगता है, तो इसने भी बोला कि इसको अच्छा लगता है मिथुन, क्योंकि ये पुराना ख्यालात का आदमी है भाई, और अक्षय कुमार। जब इन तीनों को पूछा गया कि आपकी जो बेस्ट सेलिब्रिटी है जो आप पसंद करते हैं वो क्या है, तो इन्होंने सभी ने अलग अलग बताया। और हो सकता है कि भाई देखो इसको मिथुन, जैसे मैं मिथुन के सलमान कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये भी तो पॉसिबिलिटी बनती है कि दो जो बच्चे हैं, दो ये जो लड़के हैं मोनू और टिंकू, एक एक्टर जो फेम भी हो सकता है भाई, मान लेते इसको सलमान भी अच्छा लगता है, तो ये भी केस बन सकता है। ऐसी बात नहीं है। केस ये भी पॉसिबल है कि सभी को एक एक जैसे एक्टर पसंद हो सकते हैं, लेकिन क्या ये वेल डिफाइंड चीजें होंगी? इनका कलेक्शन नहीं बन सकता, है ना भाई। आप क्लास 11th में पढ़ रहे हो, आप क्लास 11th में आप एक कलेक्शन तो बना सकते हो कि भाई 18 साल के बच्चे 5 ही हैं, तो कलेक्शन बन सकता है। इसको वेल डिफाइन नहीं बोल सकते। वेल डिफाइन क्या होगा, मैं बताता हूँ आपको एक एग्जांपल। अभी इन दिनों से ये क्वेश्चन पूछा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में वोवल्स कितने होते हैं, एक सर्वर की संख्या कितनी होती है अंग्रेजी वर्णमाला में, तो इन्होंने सभी का आंसर आया 5। इस सब 5 होती है।
क्या, ए ई आई ओ यू। तो इससे भी जब पूछा गया तो इसने भी यही आंसर किया, सोनू से पूछा गया इसने भी यही आंसर किया, और टिंकू से पूछा गया तब भी इसने भी यही आंसर दिया। इसका मतलब क्या, जब इनसे बोला जाएगा कि जो 5 स्वर हैं अपने, है ना, वेल डिफाइंड कलेक्शन, उन्हीं को बोलेंगे जो डिफाइन होगा। ये अपने आप में डिफाइन है कि वोवल्स 5 ही होंगी। आप पृथ्वी पे जो भी व्यक्ति बैठा है उससे पूछ लो, या फिर दूसरे किसी ग्रह पे बैठा हुआ है उससे पूछ लो, वो यही आंसर करेगा कि जो वोवल्स होते हैं वो 5 ही होते हैं। उनका कलेक्शन जब आपसे बनाने को लगे तो आप सिर्फ इन 5 के अलावा नहीं बताओगे। सही बात है। तो ये होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो क्या कलेक्शन को ही आप सेट कहोगे? नहीं भाई, कलेक्शन को आप सेट नहीं कह सकते। वेल डिफाइंड वर्ड जो लिखा हुआ है ना, ये वेल डिफाइंड, ये अपने आप में ही इसको परिभाषित करता है या डिफाइन करता है कि सेट एक्चुअली में होगा क्या, सेट की डेफिनेशन एक्चुअल में होगी क्या, है ना। समझ में आई आपको क्या होगा सेट? किस, सिर्फ कलेक्शन को ही आप सेट कहोगे? बताओ, नहीं कहोगे। वो वेल डिफाइन भी होना चाहिए, सभी के लिए वो वेल डिफाइन भी होना जरूरी है। ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स जैसे मैं बोलूं, आपसे मैं बोल दूं कि 10 से कम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय बनाओ। 10 से कम प्राकृत संख्याएं, a collection of less than a collection of natural number less than 10। ठीक है, इन 10 से कम प्राकृत संख्या होगा कलेक्शन आप बनाओ। तो वो क्या होगा, आप चाहे टिंकू से बनवा लो, चाहे सोनू से करा लो, चाहे मोनू से करा लो, वो सारे ही आंसर देंगे सब 1 2 3 सो 9, सभी ये बोलेंगे ना। तो यानी कि जो वेल डिफाइन हो, सभी के लिए चीजें सेम हो, ठीक है, वही होगा आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन। समझ में आई? ये तो आपको पता चलेगा कि क्या होगा सेट। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको एकदम से क्लियर कर दूंगा भैया, एकदम से क्लियर। ठीक है, जैसे और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे ट्रायंगल है। ट्रायंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं आपको पता होना, साइड के बेसिस पे भी होते हैं और एंगल के बेसिस पे भी होते हैं। साइड के बेसिस पे भी कुछ होते हैं और एंगल्स के, यानी होते तो फिक्स ही है भाई। किसी भी स्टूडेंट फिक्स ही है ना, किसी स्टूडेंट को पूछोगे तो वो भी वही बताएगा। ठीक है, जैसे साइड के बेसिस पे हो गया, समभव हो गया, विषमभव हो गया, समद्विभव हो गया, है ना। सभी से पूछोगे वही यही आंसर देगा ना, सभी के लिए आंसर सेम ही रहेगा एंगल के बेसिस पे भी। और समकोण हो गया, है ना, जिसके अंदर एंगल जो है 90 डिग्री का रहता है एक एंगल। ठीक है, न्यून कोण हो गया और अधिक कोण हो गया। तो मतलब किसी से पूछ लोगे ना, वो यही आंसर करेगा। समझ में बात? तो ये होता है कलेक्शन। ठीक है, और वो भी कैसा, वेल डिफाइंड। यानी कि फिर से हम डेफिनेशन पर चलते हैं, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ठीक है, ये बात समझ में आई? ठीक है, चलो, तो हमने बताना क्या होता है सेट। अब पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन, कि सेट को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना भाई। रिप्रेजेंट कैसे करोगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, भाई सेट को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। देखो, रिप्रेजेंट ऑफ ए सेट, इससे पहले थोड़ी सी एक और बातें हम जान लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी बात है जो बेसिक्स है, मैं जानता हूँ कि आप वो चीज़ें जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आप जानते हो। लेकिन फिर भी मैं जब आपने चैप्टर स्टार्ट किया, इसमें बहुत काम आएंगी, तो एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, आप क्लास 10 से आए हो, आपको ये चीज़ें पता भी हैं फिर भी, ठीक है, तो एक नया पेज ले लेते हैं और उसमें जानते हैं। पहले हम जानेंगे नेचुरल क्या होता है।
पहले हम जानेंगे नेचुरल नंबर क्या होती है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर देखो, नेचुरल नंबर हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या। अगर मैं धीरे बोलता हूँ तो आप इस वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इससे इसे जो हमें एन से रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। देखो 1 2 3 एंड सो वन, जहां तक संख्याएं बनी है वहां तक ले जाओ आप, वो सारी क्या होंगी, नेचुरल नंबर होंगी। ठीक है, बस इतना ही जानना है। नेचुरल नंबर होती क्या, 1 टू लेके एंड तक जहां तक संख्या जाती है। ठीक है, एक चीज बताना, इन्फिनिटी क्या होता है। जैसे मैंने बोला ये इन्फिनिटी तक चलती है, इन्फिनिटी क्या होता है। पर इन्फिनिटी मतलब जैसे आप ये कह दो कि सर ये संख्या जा रही है 20,000 तक जा रही है, 20,000 तक, आपके लिए इन्फिनिटी 20,000 हो गया। लेकिन इसके बाद भी एक नंबर आएगा, ये आएगा, इसके बाद भी कुछ नंबर आएगा, जो आपके लिए एंड पॉइंट है ना उसके बाद भी एक नंबर आएगा। तो इन्फिनिटी ऐसा नहीं है कि वो है ना। इन्फिनिटी को हमने मान रखा है कि भाई देखो, आपके लिए इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। आप एक इन्फिनिटी कुछ भी पॉइंट बता दो, फिर उसके बाद भी एक नंबर आएगा ही आएगा। तो इन्फिनिटी हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते ना। ठीक है, अगला जो नंबर है वो क्या है, अगला जो नंबर है वो हम पढ़ेंगे इंटीजर। क्या पढ़ेंगे, इंटीजर। इंटीजर जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, पूर्णांक। हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। क्या होते हैं पूर्णांक, पूर्णांक होते हैं बच्चों जिसके अंदर जीरो भी है, प्लस का 1 भी है, माइनस का 1 भी है, प्लस का 2 भी है, माइनस का 2 भी है, प्लस का 3 भी है, माइनस का 3 भी है, एंड सो ऑन। ये सारे इंटीजर होते हैं। एक होता है होल नंबर, एक होता है होल नंबर, होल नंबर जिसको हिंदी में पूर्ण बोलते हैं, पूर्ण संख्या है। इसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या होता है, नेचुरल नंबर में आप जीरो भी ऐड कर दोगे ना वो होल नंबर हो जाएगा। नेचुरल नंबर में आप जीरो ऐड कर दो, मतलब जीरो भी शामिल कर लो तो होल नंबर हो जाएगा। एक आता है आपका, एक होता है आपका रेशनल नंबर। जल्दी बता देता हूँ, वैसे आपको पता है, आप पढ़ के आए हो यार। रेशनल नंबर होता है वो संख्याएं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ क्या होता है क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि जैसे 3/5 है, ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। 2/3 है, ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, और एक होता है इरेशनल इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख नहीं सकते। जैसे इरेशनल नंबर क्या होगा, जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख नहीं सकते। पी बाई क्यू के फॉर्म में आप इसको नहीं लिख सकते। जैसे आप पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14 एंड चलती जाती है। आप उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम रेशनल नंबर। और कैसा क्या होगा, √2 हो गया, √3 हो गया, ये सारे क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, आपको चीजें समझ में आई होगी। अब टॉपिक पे आते हैं, क्या था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। हम इसे सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि जो आपका सेट है आप उसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला क्या है, पहला है आपका, पहला आपका है रोस्टर रूप, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म बोल सकते हो, या आप इसको दूसरे शब्दों में टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, इसको टेबुलर फॉर्म।
हिंदी में बोलते हैं रोस्टर, निर्माण और सारणीबद्ध रूप। ठीक है। दूसरा है, सेकंड आपका समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, सेट फॉर्मेशन, समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है। सेट, समुच्चय निर्माण रूप। यानी कि बिल्ड फॉर्म, बिल्ड फॉर्म, बिल्ड फॉर्म, टेबल फॉर्म, सेकंड है बिल्ड फॉर्म। ठीक है। निर्माण रूप क्या होता है? रोस्टर फॉर्म। हम एक एक करके पढ़ेंगे दोनों, क्या होता है रोस्टर फॉर्म और क्या होता है बिल्ड फॉर्म। ठीक, एक एक करके पढ़ते हैं। हम इन दोनों चीज़ों को एक एक एग्जाम्पल से पढ़ेंगे जो आपको अच्छे से क्लियरिफिकेशन दे देगा। ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे रोस्टर फॉर्म का। फर्स्ट एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे रोस्टर फॉर्म का। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये जो एग्जाम्पल दिया गया है इसमें कहा गया है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, और इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखो। ठीक है भैया, लिख देंगे। देखो होता क्या है रोस्टर फॉर्म, इसका सॉल्यूशन करो। सिंपल सॉल्यूशन होगा इसका, इसका सिंपल सॉल्यूशन होगा, क्या होगा करके देख लो। एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करो, यही मिलेगा। और सिंपल जो है वो चीज़ें हैं कि इसके अंदर आप x की वैल्यू 1 रख दोगे ना, तो 1 प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी सेटिस्फेक्शन हो गया। x की वैल्यू 1 हो गया, यानी x बराबर आप 1 रखते हो तब ये हो गया आपके पास। ठीक है। एक वैल्यू आप रख दो x के बराबर -2। जब -2 रखते हो तो क्या मिलेगा आपको, 0। यानी कि x की वैल्यू जब 1 होती है तब भी सेटिस्फेक्शन मिलता है, और x की वैल्यू -2 रखते हो तब भी ये मिलता है। ये रफ वर्क है जिससे आप इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। और एक फॉर्मूला होता है 10th क्लास में श्रीधराचार्य आप पढ़ गए, उससे भी निकाल सकते हो। तो आप यहाँ से आपको क्या मिल गई, x की वैल्यू 1 मिल गई और x की वैल्यू -2 मिल गई। अब इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना होता है। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है किसी सेट का, आप इनको मजले कोष्टक में बंद करके लिख दो, यही आपका रोस्टर फॉर्म है। इससे आप ए से रिप्रेजेंट कर दो, एस से कर दो, ए से कर दो, एक ही। तो ये होता है रोस्टर फॉर्म। भाई आपसे मैंने कहा कि जो 5 स्वर हैं उनको रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो रोस्टर फॉर्म में लिखने का मतलब यही है कि इसको आप मजला कोष्टक के अंदर बंद करके लिख दो, यही आपका रोस्टर फॉर्म है। दिस इज अ रोस्टर फॉर्म ऑफ ए सेट, रोस्टर फॉर्म ऑफ ए सेट। ठीक है, यही है। दूसरा है बिल्ड फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप। वो क्या होता है पढ़ेंगे भैया। नेक्स्ट है अपना बिल्ड फॉर्म। बिल्ड फॉर्म, और बिल्ड फॉर्म करने से पहले एक और एग्जांपल हम इसी का कर लेते हैं जिससे और ज़्यादा क्लेरिफिकेशन आपको मिले। बुक का ही एग्जांपल हम करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे सिलेबस से। ठीक है, बुक में बहुत एनसीईआरटी बेस्ड मैं आपको करवा रहा हूँ। एग्जांपल आपका एक सेट आपको दिया गया है, x says that x जो x है इज ए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर जहाँ क्या x की वैल्यू है, जो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो लेस देन क्या 40 है। आप इसको चेंज करो रोस्टर फॉर्म में। सिंपल क्वेश्चन ये बोल रहा है। ठीक है, मैंने इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि आपको ये सेट दिया गया है जहाँ पर जो x है ना वो एक पॉजिटिव इंटीजर है और जो एक्स स्क्वायर वो लेस देन 40 है। आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दीजिए, ये वो यही क्वेश्चन कह रहा है।
ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। देखो इसने क्वेश्चन में एक बार, देखो इसका सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन की पूरी थ्योरी बता देता हूँ। इसने बोला है कि ये जो एक्स डेट एक्स है, इसका मतलब क्या है, जो एक्स यानी कि जो भी आप एक्स की वैल्यू रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, वही आएंगी आपकी सेट के अंदर। ठीक है, और वैल्यू आप माइनस में नहीं रख सकते, एक भी वैल्यू आप माइनस में नहीं रखो, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, यानी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ही रखना है। ठीक है, देखो, और होना भी चाहिए, जब भी आप एक्स की वैल्यू यानी 1 रख रहे हो तो वो भी लेस देन 41 से, 2 रख रहे हो वो भी लेस देन 40, यानी आपको वैल्यू तब तक रखनी है जब तक आंसर आपका जो है यानी एक्स की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर लेस देन 40 आ रहा है। देखो जैसे आप 1 रख दो, 1 रखते हो तो वो लेस देन 40 आ रहा है ना, एक्स की वैल्यू 1 रख, 2 रख दो तो 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, वो भी लेस देन 40 आ रहा है, 3 रख दो 9 आएगा, वो भी लेस देन 40 आ रहा है, 4 रख दो 16 आ रहा है, वो भी लेस देन 40 आ रहा है। यानी कि कहाँ तक x की वैल्यू आप रखोगे जहाँ तक लेस देन आएगा, यानी कि अगर आप x की वैल्यू 1 रख दो तब भी आता है, 2 रख दो तब भी आता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 6 तक आप वैल्यू रखते हो ना, 6 का स्क्वायर कितना 36, वो भी लेस देन 40 है। लेकिन आप जैसे 7 रखते हो, 7 वैल्यू रखते हो तो 49 आ जाएगा, जो क्या है 40 से बड़ा है। इसका मतलब हमें x की वैल्यू 6 तक ही लेनी है, 7 नहीं लेनी, यानी कि हमें जो x के मान मिले हैं वो 1 to 6 है। अब इसी को ही आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म मैंने क्या बोला था, इसको मजला क्वेश्चन में बंद करके लिख दो, यही क्या है, रोस्टर फॉर्म है, यही है इस क्वेश्चन का आंसर, इसी एग्जाम्पल का आंसर यही है, एकदम सिंपल है, कुछ भी दे दे आपको। और एक्चुअल में क्या होता है, बिल्डर फॉर्म क्या होता है, बिल्डर फॉर्म होता है रोस्टर फॉर्म को ही आप इससे ऐसे लिखना, ये इसको ये जो लिखा हुआ ना एक्स दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ये तो क्या है बिल्डर फॉर्म है, बिल्डर फॉर्म यही है और कुछ नहीं है। एक एग्जांपल करेंगे अभी आपको क्लियर हो जाएगा, एक एग्जांपल हम लोग करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं हम लोग, एग्जांपल है अपना आपको एक सेट दिया गया ए 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन, अब इसको लिखना है सेट फॉर्म। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कर लेंगे, बहुत ही आसान है। क्या दिया गया है, देखो यहाँ पे दिया गया 1, यहाँ पर 4, ये 9, ये 16, ये 25, आपको इस सीरीज को देखकर कुछ आइडिया लग रहा है। देखो फर्स्ट टर्म जो दिया गया यानी कि जो पहला ये जो दिया गया ये क्या है, ये 1 का स्क्वायर है, ये दिया गया 2 का स्क्वायर है, ये दिया गया 3 का स्क्वायर, ये दिया गया 4 का स्क्वायर, ये दिया गया 5 का स्क्वायर, आगे 6 का रहेगा, 7 का रहेगा, 8 का रहेगा, 9 का, 10 का, एन चलता रहेगा, एन का स्क्वायर, एन स्क्वायर तक चलता रहेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल कुछ भी नहीं, सबसे आसान क्वेश्चन यही है, सब कुछ किया हुआ मिलता है आपको, एक लाइन लिखनी होती है। देखो पिछले क्वेश्चन में वो ये लिखा गया था, ऐसे ही लाइन हमें लिखनी है, जो लिखा गया ना पॉजिटिव इंटीजर एक्स स्क्वायर और लेस देन 40, ऐसी ही कुछ लाइन हमें लिखनी है, जैसे समझ में आ जाएगी। मैं लिखता हूँ, ए क्या है, x such that x such that x है ना, is a square of x is a square of all natural number, x एक x एक सेकेंड, x एक प्राकृत x एक प्राकृत संख्या का वर्ग है, बस ये हो गया, x इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, यही है, सिंपल सा है, ऐसे ही आपके क्वेश्चन आएंगे, आपको करने हैं। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे, अगला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल दिया गया है, आपको एक सेट दिया गया है, मैं इसको एज मान लेता हूँ। क्या दिया गया है? 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 एंड 5/6 एंड लास्ट है 6/7। इसको आपको क्या करना है? बिल्ड ऑफ फॉर्म, या फिर आप क्या बोल सकते हो इसको? सेट फॉर्म। ठीक है, सिंपल सा है भैया। देखो इसमें जो लैंग्वेज लिखनी है वो आप लिख लेना, मैं अब बोल देता हूँ कि भैया जो x और जो a एक समुच्चय है, ठीक है, इसमें दिया गया है इनके एलिमेंट्स है। देखो इसको बिल्ड ऑफ फॉर्म में करना है, ऐसी ही लाइन लिखनी है आपको भी इसी में भी। तो मुझे क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पे देखो, ये देखो एक भिन्न के अंदर, एक फ्रैक्शन के अंदर क्या क्या होता है, ये तो बेसिक चीज़, अंश होता है और अंश के नीचे हर होता है। न्यूमरेटर बोलते हैं इसको और डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, न्यूमरेटर जो है, अंश जो है वो हर से एक छोटा है, यानी कि अब 2 में से 1 माइनस करो तो 1, इनका डिफरेंस है ना अंश और हर का, वो 1 है सभी के अंदर, है ना, 1 है ना। तो क्या होगा, क्या होगा कि हम इसको लिखेंगे ए बराबर x सच दैट x बराबर n/n+1, जहाँ n क्या है? नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या। ठीक है, और एक कंडीशन भी साथ में लिखनी है कि जो n की वैल्यू है वो 1 से लेस देन, जो वो n की जो वैल्यू है ना वो 1 से बड़ी या बराबर होगी, लेकिन 6 से छोटी या बराबर होगी। इस चीज़ को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो n की वैल्यू आप 1 से छोटी नहीं रख सकते, 1 से छोटी 0 रखोगे, 0.0, ये तो कुछ बना ही नहीं, यानी 0.1 बनेगा। देखो यहाँ 0 रखो, 0+1 यानी कि 0.1, ये तो 0 बन गया, 0 तो इसमें है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि n की वैल्यू आप क्या है, 1 से छोटी नहीं रख सकते, आपको एक रख सकते हो आप। ठीक है, 1 से छोटी नहीं रख सकते, और 6 से और 6 से बड़ी नहीं रख सकते। 7 रख के देखो, 7 और 8 यानी 7/8 बन गया, ये तो है ही नहीं, नहीं है ना। बस यही मैं कह रहा हूँ, ये कंडीशन है, इसी के अकॉर्डिंग ये सेट बनेगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।